नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो पूर्व में हमारी परिचर्चा चल रही थी समाजीकरण को लेकर कि समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण किस तरह से प्रकार्यात्मक रूप से समाज में एक व्यक्ति को समाज का सक्रिय सदस्य बनाता है और किन किन चरणों से होकर व्यक्ति समाजीकरण को पूर्ण करता है। तो हम आज समाजीकरण के सोशलाइजेशन के जो विभिन्न चरण हैं या स्टेप हैं या सोपान हैं उसी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, किंतु उससे पूर्व हम संक्षिप्त में पुनः ये समझने का प्रयास करेंगे कि समाजीकरण क्या है, इसके प्रकार्यात्मक पक्ष कौन कौन से हैं और किस तरह से फिर हम पुनः समाजीकरण के विभिन्न सोपानों को लेकर अपना विचार विमर्श आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने चर्चा की थी, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। ऐसी सीखने की प्रक्रिया जो मनुष्य को सामाजिक मानदंडों, सामाजिक मूल्य व समाज सम्मत व्यवहार को सीखना सिखाती है। यानी समाज के अनुरूप व्यक्ति को एक सक्रिय सदस्य किस तरह से बनना है, समाज सम्मत व्यवहार किस तरह से करना है, ताकि सामाजिक नियंत्रण की जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी हो सके। तो इस तरह से समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सकारात्मक रूप से सिखाती है। यानी समाज की जो समाज सम्मत चीज़ें हैं वही सिखाने का कार्य समाजीकरण की प्रक्रिया करती है। तो समाजीकरण हमेशा एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसके अनुसार हम समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। समाज के विपरीत जो व्यवहार होते हैं उनको सीखना समाजीकरण नहीं कहलाता, जिसकी आगे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। समाजीकरण चूँकि एक ऐसा प्रत्यय है जो समाजशास्त्र में हमारी आधारशिला प्रदान करता है। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मृत्यु तक उसके जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है, निरंतर रूप से जो समाज में रहकर सीखता है एक सदस्य के रूप में, वो संपूर्ण प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। यानी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजन्म चलती है, जिसके द्वारा हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करते हैं और उन सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने के पश्चात हम एक समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनते हैं। तो इस तरह से समाजीकरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो वह अपने समाज संस्कृति के अनुरूप सीखता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष होती है। यानी समय के हिसाब से एक ही समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया बदल सकती है, या एक समाजीकरण की प्रक्रिया जो एक स्थान पर इस विशेष महत्व की रखती है वही दूसरे स्थान पे उसका महत्व दूसरी तरह से हो सकता है, जिसका हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी और एग्जाम्पल भी दिए थे। फिर हमने चर्चा की कि व्यक्ति का समाजीकरण किस किन चरणों से होकर होता है। यानी सामान्यतः ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि व्यक्ति किस तरह से चीज़ों को सीखता है, किंतु जब एक सामान्य अवस्था में हम देखते हैं तो समाजीकरण के कुछ चरण या कुछ सोपान ऐसे होते हैं जो प्रत्येक समाज में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ निश्चित आयु वर्ग के आधार पर संपन्न किए जाते हैं। इसी को लेकर पार्सन्स ने समाजीकरण के 4 अवस्थाएं बताई या 4 सोपान बताए। उन्होंने बात की मौखिक अवस्था की, ओरल स्टेज की, दूसरी सोच अवस्था की, एनल स्टेज की, तीसरी ऑडिबल सोपान की और चौथी किशोरावस्था की, जिसमें पार्सन्स ने बताया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है एक शिशु के रूप में तो वो केवल जब मौखिक अवस्था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मुख के माध्यम से करता है। तो उस अवस्था को, हालांकि इसमें उसका समाजीकरण की प्रक्रिया
ना के बराबर शुरू होती है, किंतु वो कुछ चीज़ों को महसूस करने लग जाता है, जैसे उसको गर्मी लग रही है, गीला है, सूखा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो महसूस करता है और वह अपनी अभिव्यक्ति मुख के माध्यम से करता है। इसलिए पार्सन्स ने इस अवस्था को मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज की संज्ञा दी। फिर उन्होंने चर्चा की थी सोच सोपान की, एनल स्टेज की, जो अलग अलग समाजों में कुछ दायरों में अलग हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है और सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण व्यक्ति के लालन पालन में विभिन्नता पाई जाती है। सोच सोपान को लेकर अलग अलग संस्कृतियों में आयु की दृष्टिकोण से भिन्नता मिल सकती है, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया था। ग्रामीण और भारतीय शहरी समाजों में जो गोपनीयता का मूल्य है उसमें आयु को लेकर अंतर होता है। इसी तरह जैसे हम इंडियन सोसाइटी की बात करें या भारतीय समाज व अमेरिकन समाज की बात करें तो उसमें भी इन चीज़ों में अंतर हमें दिखाई देता है। फिर तीसरी अवस्था की चर्चा हमने की थी ओडिपल सोपान की, कि सामान्यतः जब बच्चा 4-5 वर्ष का होता है तो उसे अपने गुप्तकाल अवस्थाओं यानी अपने लिंग भेद का अंतर पता होने लग जाता है और इसी से उसमें ओडिपल कॉम्प्लेक्स की भावना पैदा होती है। तो इसको लेकर मनोवैज्ञानिक फ्राइडे ने एक विशेष चीज़ बताई, जिसे उन्होंने ओडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी, कि किस तरह से एक लड़का और लड़की यानी बच्चा और बालिका में किस तरह से विपरीत लिंग के प्रति एक भावनात्मक लगाव महसूस होता है। उसी को उन्होंने ओडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी। फिर हम पार्सन्स ने बात की किशोरावस्था की। किशोरावस्था एक ऐसा संक्रांतिक काल होता है जिसमें बच्चा अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक मुक्त होने का प्रयास करता है, किंतु वो युवा अवस्थाओं के साथ भी अपने सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तो इस तरह की स्थिति को कैशोरीय संकट की स्थिति की संज्ञा दी जाती है, कि ना तो वह छोटे बच्चों में अपने को समावेशित कर पाता है, ना बड़े लोग उसको अपने समूह में समावेशित करते हैं। परिणाम स्वरूप वो सीमांत ह्यूमन के रूप में अपना कार्य करने लग जाता है, या यूँ कहें कि वो अपने आप को एक पृथक महसूस करने लगता है। इसके साथ ही उसमें बहुत सारी शारीरिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी प्राणी शास्त्रीय कारक भी उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये ऐसा दौर होता है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ शारीरिक सामाजिक रूप से अपने आप में परिवर्तन महसूस करता है। तो ये 4 सोपान पार्सन्स ने चर्चा की कि इस तरह से हमारा समाजीकरण चलता है। फिर आगे जो अन्य सोपान थे वो अन्य समाजशास्त्रियों ने जोड़े कि हमारा समाजीकरण या सीखने की प्रक्रिया केवल किशोरावस्था तक ही नहीं रहती, हमारे सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है और इसलिए इस अवस्थाओं के आगे भी हमें सीखते रहना होता है। तो उन्होंने 3 और अवस्थाओं की चर्चा की, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। जैसा कि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसका समय पीरियड सबसे ज़्यादा माना जाता है, कि जब 17-18 साल का बच्चा किशोरावस्था से गुजर कर बड़ा होता है तो उसे युवा माना जाता है। और युवा अवस्था लगभग 40 साल तक तो प्रत्येक समाज में मानी ही जाती है, उससे ऊपर नीचे हो सकता है आयु को लेकर। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वाह ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है, कि वह बड़ा होकर किसी कार्यालय या कहीं काम करेगा। इसके साथ ही उसे वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो उसे ऐसी अवस्था है जिस उसको बहुत सारी परिस्थितियां भी बदलती है। वो पिता बनता है, पति बनता है, तो उसके अनुरूप और अन्य सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो उसे अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। यानी जैसी नई परिस्थिति उसे प्राप्त होगी वो उसे उसी हिसाब से अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। यानी युवा
अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो उसकी भूमिका अपेक्षाओं से का निर्वाह करना पड़ता है, यानी जैसी उसकी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह उसे करना ही पड़ेगा। परिणामतः अनेक बार उसको ये भूमिका संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब एक साथ अनेक परिस्थितियाँ आती हैं तो व्यक्ति के लिए उनके अनुरूप एक साथ उसी के हिसाब से, अपेक्षाओं के हिसाब से व्यवहार करना संभव नहीं हो पाता। परिणामतः उसके व्यक्तित्व में रोल कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें भी देखने को हमें मिलती हैं। युवा अवस्था के बाद आती है प्रौढ़ अवस्था, यानी 40-45 के बाद जब व्यक्ति आयु से ऊपर जाता है तो वह अनेक उत्तरदायित्व को पूर्ण कर चुका होता है। जैसे उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने व्यवसाय में, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, कार्यालय में हो या कोई स्वयं का कोई व्यवसाय हो, तो उसमें भी वो स्थापित हो चुका होता है और जो भूमिकाएं प्राप्त की थी उनके अनुरूप व्यवहार करना भी सीख जाता है। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है और वह नई स्थितियों से समायोजन करना बड़ी आसानी से सीख जाता है। जॉनसन ने स्पष्ट कहा है कि जो प्रौढ़ अवस्था है वो बहुत सरल हो जाती है। इस समय समाजीकरण की प्रक्रिया वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वयस्क साधारणतः उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य को प्रेरित रहता है जो स्वयं देख चुका है, यानी पहले से उन चीज़ों से गुजर चुका है, और जिस नई परिस्थिति को आंतरिकृत करने का प्रयास करता है उसमें वो पुरानी स्थितियों में काफ़ी सामंजस्य पहले से ही स्थापित हो चुका होता है। और एक तीसरी चीज़ की चर्चा और की उन्होंने कि जो सीखने की माध्यम है, चाहे वो भाषा हो सकती है, कोई और सांकेतिक चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके प्रति भी वो उसके लिए आसानी होती है, बोधगम्य होती हैं। परिणामतः प्रौढ़ अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी सरल, सौम्य और धीमी गति से चलती रहती है। अब व्यक्ति की अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था। अब सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं होता। इस आयु में भी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिवर्तन पाता है। जैसे शारीरिक रूप से उसका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दुर्बल हो जाता है और अनेक कार्य करने में वो असमर्थ पाता है। और इसके साथ ही सामाजिक रूप से उसे नई परिस्थितियाँ मिलती हैं, जैसे वो दादा बन जाएगा, परदादा बन जाएगा, दादी बन जाएगी, परदादी, यानी उसकी नई परिस्थितियाँ भी बनती हैं और उसी के अनुकूल उसे कार्य करना भी पड़ता है। अब जब शारीरिक रूप से उसका कमज़ोर हो जाता है तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पारिवारिक स्तर पे उस व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता। परिणाम तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो तनाव की स्थिति भी महसूस करता है। या ये भी हो सकता है कि कुछ परिवारों में वृद्धों को अधिक महत्व दिया जाता है ताकि उनके अनुभवों से हम ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी सलाहों से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो इस तरह से ये 7 अवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से मनुष्य नियंत्रण रूप से कुछ न कुछ सीखता है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी चलती रहती है, चाहे वो शिशु अवस्था हो चाहे वृद्धावस्था। किंतु सामाजिक रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और नई नई परिस्थितियाँ नए प्रकार के समाजीकरण के द्वार खोलती हैं। इतना आवश्यक कि एक विशेष प्रकार का व्यवहार एक खास उम्र में ही किया जाता है। यदि उस निश्चित उम्र में वह व्यवहार न सीखा जाए तो व्यक्तित्व विघटन की प्रक्रिया भी हमें व्यक्ति में देखने को मिलती है और ये व्यक्तित्व विघटन की प्रक्रिया आगे चलकर सामाजिक विघटन को भी एक गति प्रदान कर सकती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के प्रक्रियात्मक पक्ष या सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं और समाजीकरण किन किन चरणों से पूर्ण होता है या कौन से सोपान हैं, स्टेज हैं
जिनके द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन सब की चर्चा आज हमने की। आगे हम चर्चा करेंगे समाजीकरण के सिद्धांत क्या होते हैं, कि हम समाजीकरण किस तरह से सीखते हैं, क्यों सीखते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं हमारे मानस में, उनको अनेक समाज वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने देने का प्रयास किया है। यानी समाजीकरण से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।